हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मजीद एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे संधिगत एवं अस्थि मज्जागत वात रोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संधिगत वात के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि संधिगत वात होता क्या है, उसके निदान, संप्राप्ति, उसके प्रकार आदि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संधिगत वात। संधिगत वात में क्या बोला गया कि जब वो वायु संधिगत होकर वात पूर्ण द्वितीय स्पर्श, मतलब कि वायु भरे हुए चमड़े के थैली के समान स्पर्श, संधि शोथ, आकुंचन, प्रसारण आदि संघी क्रिया करते समय वेदना उत्पन्न होना, ये लक्षण उत्पन्न करते, तो इसे संधिगत रोग कहते हैं। मतलब क्या बोला गया है कि जब वायु कहाँ पे आ जाती है, संधियों में आ जाती है, और संधि को कैसे बना देती है कि वहां पे जब टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वायु से भरे हुए चमड़े को टच कर रहे हैं। साथ ही साथ संधियों में शोथ उत्पन्न करेगी। आकुंचन या फिर प्रसारण, मतलब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते समय, संधि के क्रिया के करते समय, कोई भी क्रिया करते समय क्या करेगी, वहां पे वेदना उत्पन्न करेगी, पेन जनरेट करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधिगत वात कहते हैं। इसके निदान की बात करें किन किन कारणों से होता है, तो बोला गया है कि जो वात व्याधि प्रकरण हम लोग ने देखा था उसमें जो वर्णित निदान है उन्हीं को देखना चाहिए। तो हम लोग ने जो वात व्याधि वाला टॉपिक देखा था, जो कि ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसमें जो हम लोग ने देखा था, जो जो निदान बताए गए थे वात व्याधि के, वही सेम निदान के कारण यहाँ पे संधिगत वात भी होता है। अब बेसिकली बोला गया है संधिगत वात के संप्राप्ति के बारे में। तो संधिगत वात की संप्राप्ति बोला गया है कि दो रूप से बताई जा सकती है। सबसे पहले आता है उपस्तंभित संधिगत वात और दूसरा आता है निरुपस्तंभित संधिगत वात। जब हम लोग ने बात किया था वात व्याधि की, तो उसमें भी बात किया था कि दो तरह के वात व्याधि होते हैं, एक उपस्तंभित, एक निरुपस्तंभित। तो उसी तरह से यहाँ पे भी उपस्तंभित संधिगत वात मिलता है और एक निरुपस्तंभित संधिगत वात मिलता है। तो उपस्तंभित का मतलब क्या होता है कि इसमें स्रोत अवरोध मिलता है, ठीक है, तथा संधि प्रदेश में तीव्र स्पर्श असहत्व देखने को मिलता है। मतलब कि एक तो स्रोत अवरोध रहेगा संधि प्रदेश में, साथ ही साथ तीव्र स्पर्श असहत्व, मतलब थोड़ा सा भी टच करने पे वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा, मतलब टच करने देने लायक नहीं रहता। आरक्त वर्णता रहेगी, वहां पे उष्ण स्पर्श देखने को मिलता है, और इसमें कभी कभी ज्वर भी देखने को मिलता है। कौन से में? उपस्तंभित वात में। और वहीं पे बोला गया इस प्रकार के लक्षण आम वात में भी देखने को मिलते हैं, परंतु आप वात में संचारी वेदना मिलती है, इसमें संचारी वेदना नहीं पाई जाती, ठीक है। तो कभी भी उपस्तंभित संधिगत वात और जब आम वात में साक्षेप निदान करना हो, तो साक्षेप निदान में क्या लिख सकते हैं कि आम वात जो होता है उसमें संचारी वेदना होती है, लेकिन उपस्तंभित जो संधिगत वात होता है उसमें संचारी वेदना नहीं होती। उसके अलावा जितने भी लक्षण है वो सभी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो बोला गया है यही इसका आमवात से प्रधान विभेदक लक्षण है, यही क्या करता है, उसको आमवात से डिफरेंशिएट करता है। वहीं पे निरुपस्तंभित संधिगत वात के बारे में बात करें तो इस प्रकार के संधिवात में संधि के कार्य में बाधा, संधि शूल एवं आटोप प्रमुख लक्षण। यहाँ पे वेदना देखने को मिल रही है, लेकिन वेदना उतना ज्यादा नहीं रहता जितना उपस्तंभित में रहता है, क्योंकि उपस्तंभित में स्पर्श असहत्व ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निरुपस्तंभित में संधि के जो कार्य हैं उसमें थोड़ा सा बाधा आ जाएगी, थोड़ा शूल रहेगा और आटोप, ये लक्षण देखने को मिलेगा। इसमें ज्वर नहीं मिलता, और दोनों प्रकार के संप्राप्ति को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे संप्राप्ति जो चक्र दिया है उसमें सबसे पहले क्या हुआ, निदान का सेवन किया, जिसके कारण क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। इस वात प्रकोप के कारण ये जो पड़ा हुआ वायु होगा स्रोतसों के स्थान पे क्या कर देगा, रुक्षता करेगा। अब स्रोतसों में रुक्षता आने की वजह से जो वात का संधि प्रदेश में स्थान जो संश्रय हुआ है, वात का संधि अवयव के साथ क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। मतलब कि वात प्रकोप हुआ, वात अपने रुक्ष पेड़ के द्वारा कहाँ पे आ रहा है, संधियों में आ रहा है, और संधियों में संग कर रहा है, और जो वहां की संधि स्नायु एवं कंडरा है उसको शोषित करके उनमें विकृति उत्पन्न कर रहा है, और जिसके कारण यहाँ पे निरुपस्तंभित संधिगत वात हो रहा है, जिसको हम लोग धातुजन्य क्षयजन्य बोलेंगे। वहीं पे दूसरा कंडीशन आता है, निदान का सेवन कर रहे हैं या फिर संतर्पण जन्य व्याधि है, तो ऐसे में कफ का प्रकोप हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देखिए, जब हम लोग बात करेंगे उपस्तंभित का तो उसमें श्रोता अवरोध हो रहा है, श्रोता अवरोध करने वाला कौन होता है, कफ। तो जब हम लोग उपस्तंभित संधिगत वात की बात करेंगे तो वहां पे कफ का भी संयोग देखने को मिलेगा, जबकि निरुपस्तंभित वात में सिर्फ वात दोष ही इन्वॉल्व रहता है। अब कफ दोष मिल गया, ये जो कफ प्रकोप हुआ है इसके कारण क्या होगा, श्रोता अवरोध होगा। अब ये जो श्रोता अवरोध है ये क्या करेगा, श्रोता अवरोध के कारण वायु का विमार गमन होगा, वायु का विमार गमन होने के कारण जो साम वायु है आम के साथ मिलकर, क्योंकि कफ बढ़ाएगा तो आम बढ़ाएगा,
जिसके वजह से ये साम वायु का संधि स्थल पर स्थान संचय होता है और उसकी वजह से क्या होता है, उपस्तंभित संधिगत वात होता है। तो ये संप्राप्ति चक्र याद कर लेंगे तो आपको उपस्तंभित और निरुपस्तंभित संधिवात क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक की, तो बोला गया है कि दोष में इसमें वात प्रदान दोष होता है, लेकिन वहीं पे हम लोग अगर चले गए निरुपस्तंभित में तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, कफ दोष भी इसके संसर्ग में रहता है। दूसरे की बात करें तो रस अस्थि संधि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रसवा स्रोतस द्वारा ही ये संधियों तक पहुंचता है। उसके बाद अधिष्ठान की बात करें तो संधि प्रदेश में है, इसलिए इसको संधिगत वात कहते हैं। स्रोतस में अस्थि मज्जा व स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। स्रोतों दृष्टि में इसमें संग और बीमार गमन दोनों देखने को मिलता है। ये चिरकारी स्वभाव का व्याधि है और साथ ही साथ अगर ये नवीन रहेगा तो साध्य होगा, जीर्ण होने पे क्रुच्छ साध्य या फिर असाध्य हो सकता है। अगर बात करें इसके सामान्य लक्षण की कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हमें संधिगत वात में, तो बोला गया है कि हंति संधि, सबसे पहले क्या होगा, संधियों के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। फिर दूसरा बोला गया है संधि शूल, मतलब कि संधि के स्थान पे क्या होगी, बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। संधि आटोप, आटोप का मतलब क्या होगा, जब पेट में आटोप होता है तो उसमें गुड़गुड़ आवाज आती है, इसी तरह संधि में जब आटोप रहेगा तो वहां से कट कट की आवाज आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टस इन जॉइंट। और संधि शोथ देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी जॉइंट के आसपास। शोथ में द्रुति स्पर्श होगा, ठीक है, वहां पे जब हम लोग टच करेंगे तो वहां पे कैसा देखने को मिलेगा, एडिमा टाइप लगेगा, दबाने पे दबेगा, पीडिंग जैसा लगेगा। उसके बाद प्रसारण तथा अकुंचन के समय संधियों में क्या हो जाएगी, वेदना होगी। जब भी वहां पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर रहे होंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द संधिगत वात। तो ये हो गया ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द संधिगत वात। संधिगत वात के अंदर हम लोग अभी बात करेंगे कटिग्रह, मन्या स्तंभ, इन सभी के बारे में। लेकिन अभी तक क्या देखा हम लोग ने कि संधिगत वात क्या होता है कि जो जब वात दोष संधियों में प्रवेश करके विभिन्न चेष्टाओं को या फिर क्रियाओं को नष्ट करता है तथा विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करता है तो उसे संधिगत वात कहते हैं। निदान इसके वात व्याधि के समान, संप्राप्ति में दो संप्राप्ति, निरुपस्तंभित और उपस्तंभित, और सामान्य लक्षण आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कटिग्रह रोग के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस जो पॉइंट्स बताए गए उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस नोट्स को मैंने तैयार किया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कटिग्रह रोग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। कटि का मतलब होता है हिप रीजन और ग्रह का मतलब होता है वहां पे जकड़ाहट आ जाना। तो कटि में जब जकड़ाहट आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कटिग्रह रोग कहते हैं। अब ये भी कैसे होगा, सेम वात व्याधि के कारण होता है। तो जो भी वात व्याधि में बड़े निदान है उसी के समान इसका निदान करने पे, सेवन करने पे हमें क्या होता है, कटिग्रह रोग होता है। और विशेष रूप से इसमें अध्वगमन, बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक भार वहन कर रहे, व्यायाम कर रहे, या फिर वहां पे चोट लगी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे कटिग्रह रोग हो सकता है। वहीं पे संप्राप्तिक चक्र की इसकी बात कर लें तो क्या किया, निदान, जैसे कि निदान में रुक्ष आहार विहार आदि का सेवन किया, आघात आदि हुआ, इसके कारण क्या होगा, वात दोष का प्रकोप होगा। ये जो वात दोष है प्रकोपित, वो कहाँ पे जाएगा, कटि प्रदेश में जाके वहां पे स्थान संश्रय करेगा, और स्थान संश्रय करके कटि प्रदेश की जो शिरा है, स्नायु है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, संकोच करेगा, जिसके कारण जो कटि प्रदेश है वहां पे स्तब्धता, स्टिफनेस आ जाएगी, ठीक है। स्टिफनेस आने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, कटिग्रह ये लक्षण उत्पन्न होगा। संप्राप्ति घटक की बात कर ले तो संप्राप्ति घटक में क्या बोला गया है कि दोष इसमें क्या है, वात प्रदान दोष है, क्योंकि हम लोग वात व्याधि के अंतर्गत इसको कंसिडर करते हैं। दूसरे में क्या आ रहा है, वात व नाड़ी जो है, शिरा है, स्नायु एवं मांस, जो कटि प्रदेश की ये सारे डिफरेंट रचनाएं हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर स्रोतस में वात व स्रोतस इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है, स्रोतो दृष्टि में वात का कटि में क्या हो रहा है, संग हो रहा है, कटि प्रदेश में इसका अधिष्ठान देखने को मिल रहा है। ये साध्य भी हो सकता है और क्रुच्छ साध्य, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, कि कितना ज्यादा आघात हुआ है, कितना ज्यादा वात प्रकोप है, या फिर रोगी का बल किस प्रकार से है, या फिर जीर्ण अवस्था है कि अजीर्ण अवस्था, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है, तो उसके हिसाब से ये साध्य भी हो सकता है और क्रुच्छ साध्य भी। अब कटिग्रह में लक्षण क्या मिलेंगे, तो सबसे पहला लक्षण बोला गया है कि कटि प्रदेश में शूल होगा, क्या होगा, फिर जो पेन होगा वो देखने को मिलेगा लंबोसैक्रल रीजन में। कटि प्रदेश में स्तब्धता आ जाएगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, और कटि प्रदेश की क्रिया हानि, सही से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग देखने को मिलेगा इन द लंबोसैक्रल रीजन। तो ये हम लोग ने देख लिया कटिग्रह रोग के बारे में। अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं, इसमें आता है हमारा मन्या स्तंभ। तो मन्या स्तंभ में बेसिकली निदान की बात करें तो निदान में क्या बोला गया है, दीवा, स्वप्न, आसन, स्थान। तो क्या बोला गया है कि इनमें अधिक सोने के कारण, विषम स्थान में सोने के कारण, बहुत देर तक ऊपर देखने के कारण, या फिर एक ही दिशा में अधिक काल तक देखने रहने से वात दोष का प्रकोप होता है, ठीक है। बहुत समय से क्या कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं तो भी वात प्रकोप होगा, विषम स्थान में सो रहे हैं
या फिर बहुत देर तक ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। और ये जो प्रकोपित वायु है वो कफ दोष से आवृत हो जाएगी, क्योंकि दिन में सो रहे हैं तो कफ का भी प्रकोप हो रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होगा कि कफ दोष से आवृत होकर क्या होगा, जो मन्या आश्रित हो जाती है, ये कफ से वो आवृत जो वायु है कहाँ पे आएगी, मन्या में आएगी, और जिसके कारण ये क्या करती है, मन्या स्तंभ रोग को उत्पन्न करती हैं। आधुनिक चिकित्सा की बात करें, मॉडर्न साइंस में, इसको हम लोग बेसिकली स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल के संकोच से कंपेयर करते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल कह सकते हैं। इसमें लक्षण क्या मिलेंगे, तो ऑफकोर्स जो बताए गए हैं, जैसे कि मन्या नाड़ी क्षेत्र में संकोच होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का। फिर मन्या प्रदेश में स्तंभ देखने को मिलेगा, स्टिफनेस होगी नेक रीजन में, और तीव्र शूल। ये 3 लक्षण बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ द मन्या स्तंभ। अगला टॉपिक हमारा आता है संधिगत वात के अंदर वात कंटक, ठीक है। वात कंटक को हम लोग बेसिकली कैल्केनियल स्पर से कंपेयर करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि विषम स्थल पर पैर रखने से, ठीक है, क्या बोला गया है, विषम स्थल पर पैर रखने से या परिश्रम करने से या प्रकोपित वात के कारण गुल्फ संधि में जो पीड़ा होती है उसे वात कंटक कहते हैं। मतलब कि सही से पैर नहीं रख रहे हैं या बहुत ज्यादा अत्यधिक परिश्रम कर लिए तो वात प्रकोपित होगा। ये प्रकोपित वात कहाँ पे जाएगा, पार्श्वनी में, गुल्फ में जाएगा, वहां पे जाके जब पीड़ा उत्पन्न करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं वात कंटक। बोला गया है कि खुड़ मतलब कि जो एड़ी होता है, हिल रीजन होता है, उसमें प्रकोपित वायु विषम स्थान पर पैर रखने से पीड़ा को उत्पन्न करती है, उसे वात कंटक कहते हैं। इस दृष्टि से कैल्केनियर स्पर बनने के कारण एंकल रीजन में तीव्र पीड़ा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की स्थिति में शरीर में अन्य अस्थियों की वृद्धि के संदर्भ में भी देखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो कैल्केनियल बोन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, जब कैल्केनियल बोन पे पैर रखते हैं, वो विषम स्थान पे पैर रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे पेन देखने को मिलता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वात कंटक व्याधि कहते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें नहीं याद करनी है, यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्यों है या फिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के लिए इसमें नहीं पूछे जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज इन सभी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से कटिग्रह है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स है जिनको मैंने डिटेल में समझाया, उस पर ही ज्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनमें ज्यादातर एमसीक्यूज आने के ही चांसेस रहेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज अवबाहु। अवबाहु बेसिकली इसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बोला गया है कि जो प्रकोपित वात है उसके कारण अंश फलक मतलब कि जो स्कैपुला है उसके मूल की सिराओं के उत्पन्न संकोच से बाहु के प्रस्पंदन आदि सभी क्रियाओं की हानि होती है, इसे अवबाहु कहते हैं। मतलब कि वात का प्रकोप हुआ अलॉन्ग विद द कफ, ऑफ कोर्स कफ यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, जिसके वजह से जो सिराएं हैं वहां पे क्या होगा, संकोच होगा, स्पैज्म होगा, जिसके वजह से जो बाहु का क्रिया है, मतलब जो आम की क्रिया है उसकी क्रिया की हानि होगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अवबाहु कहते हैं। अब बेसिकली लक्षण में क्या देखने को मिलता है कि अंश मूल स्थित सिराओं में संकोच होगा, मतलब कि स्पाज्म होगा इन द नर्व्स ऑफ द शोल्डर। बाहु की चेष्टा का नाश होगा, मतलब कि हैंड के मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, और बाहु शोष एट्रोफी ऑफ द आर्म मसल देखने को मिलेगा। एट्रोफी क्यों होगा, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं हो रहा है, बार बार हाथ, अगर हम लोग हाथ का यूज कर रहे हैं तो वो वैसे ही मेंटेन रहेगा, वहां पे ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, लेकिन उसका फंक्शन ही रुक जा रहा है, तो फंक्शन न होने की वजह से न्यूट्रिशन कम जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन न मिलने के कंडीशन में वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे एट्रोफी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लक्षण हमें अवबाहु के कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन आता है अवबाहु में ही, दैट इज द अंश शोष। अंश शोष में बेसिकली क्या बोला गया कि जो अंश मतलब कि स्कंद प्रदेश है, मतलब कि जो हमारा शोल्डर रीजन है, उसमें स्थित वायु अपने कारणों से प्रकोपित होकर विभिन्न निदानों के कारण यहाँ पे वायु दोष क्या होती है, प्रकोपित होती है, और अंश संधि के बंधन को शोषित कर अंश शोष को उत्पन्न करती है। मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंट मसल्स है जो कि अंश बंधन बनाती हैं, अंश संधि बनाती हैं, वहां के बंधन को, मतलब कि जो शोल्डर जॉइंट्स है उसको क्या कर देती है, शोषित कर देती है, पतली कर देती है, क्षय वहां पे निर्माण करती है। इसी कंडीशन को हम लोग अंश शोष रोग कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया कि इस रोग में अंश प्रदेश में जो स्नायु होते हैं वहां पे नर्व्स जो है या फिर जो मसल्स है उनमें शोष हो जाता है, जिससे उस प्रदेश में मांस क्षय एवं दौर्बल्य उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो अंश प्रदेश है वहां पे मांस का क्षय हो जाएगा और साथ ही साथ वहां पे दुर्बलता देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द संधिगत वात। इसके अलावा हमारे जो सिलेबस है उसमें बोला गया है अवबाहुक और विश्वाची में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दैट इज द साक्ष्य निदान करने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं।
कि अबाहुक को हम लोग विश्वाची से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अबाहुक क्या हो गया, ट्रोजन शोल्डर हो गया, और विश्वाची क्या होता है, हमारा ब्रैकियल जो प्लेक्सस होता है उसमें पैरालिसिस होने की वजह से, बैक्टीरियल न्यूराइटिस होने की वजह से ये कंडीशन देखने को। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो आर्म के फंक्शन होते हैं उसका ही लॉस होता है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर साक्ष्य निदान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव पे। तो बोला क्या गया कि जब हम अबाहुक की बात करते हैं तो अबाहुक में बोला गया कि प्रधान विकृति जो होती है अंशमूल में स्थित सिराओं में पाई जाती है। वहीं पे विश्वाची में क्या होता है कि जो विकृति होती है बाहु पृष्ठ के कंडराओं में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखो, विश्वाची में क्या हो रहा है कि जो हमारा आर्म है उसके पीछे वाला जो रीजन है वहां में जो कंडराएं हैं, टेंडन्स है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे क्या हो जाता है, विकृति उत्पन्न हो रही है। लेकिन अबाहुक में क्या हो रहा है कि जो अंशमूल है वहां की जो सिराएं हैं, नर्व्स हैं, उनके कंडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। फिर बाहु की चेष्टा का नाश होता है, इसमें बाहु पृष्ठ में चेष्टा कर्म में क्षय होता है। ठीक है, क्या हो रहा है दोनों में, अबाहुक में क्या हो रहा है कि जो पूरा बाहु है उसके चेष्टा में नाश हो रहा है, पूरी तरह से काम क्षय, कर्म का क्षय हो रहा है। वहीं पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहु पृष्ठ है, मतलब कि पीछे वाले एरिया में ज्यादा चेष्टा का क्षय, मतलब ज्यादा कम काम देखने को मिलता है। बाहु शोष प्रधान लक्षण यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की जो मसल्स है वो कम होती जाएगी, एट्रोफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन विश्वाची में जो वेदना है, मतलब कि पेन जो है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एट्रोफी। वहीं पे अबाहुक में क्या होता है, प्रस्पंदन प्रभावित भाग में पाया जाता है। ठीक है, जो भी भाग हैं जहां पे इसके लिए अबाहुक कंडीशन जनरेट हुई है उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रस्पंदन देखने को मिलेगा। वहीं पे जब यहाँ पे हम लोग विश्वाची की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंडरा विकृति प्रभावित भाग है वहां पे पाए जाते हैं, मतलब कि कंडरा की विकृति पाई जाती है, बस इतना याद रखना। अब अबाहुक में संपूर्ण बाहु तथा पृष्ठ भाग भी प्रभावित होता है, लेकिन जब हम विश्वाची की बात करें तो बाहु पृष्ठ भाग ही प्रभावित होता है। ठीक है, अबाहुक में पूरा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, आगे का पीछे का आर्म सब इन्वॉल्व रहता है, लेकिन विश्वाची में सिर्फ पीछे वाला भाग इन्वॉल्व रहता है। अब हम अबाहुक की बात करें तो इसको ऑप्स पैरालिसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वहीं पे हम लोग विश्वाची की बात करें तो इसको ब्रैकियल न्यूरैल्जिया के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्रोजन शोल्डर के साथ कंपेयर करते हैं, कहीं पे ऑप्स पैरालिसिस के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसको अबाहुक कहते हैं। वहीं पे विश्वाची को हम लोग ब्रैकियल न्यूरैल्जिया, ब्रैकियल न्यूराइटिस, इन सभी चीजों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली संधिगतवात के बारे में। अब हम लोग इस जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक और टॉपिक बचता है अस्थि मज्जागतवात, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब जो वात दोष है वो कहाँ पे जाके स्थान संश्रय कर रहा है, अस्थि में या फिर मज्जा में स्थान संश्रय कर रहा है और उसके अनुरूप लक्षण उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जागत वात। तो अस्थि मज्जागत वात में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिसके अनुरूप हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वात दोष है वो अस्थि मज्जागत जाके बैठा हुआ है या स्थान संश्रय हुआ है, तो उसके अनुरूप हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले बोला गया है कि भेदो अस्थि पर्वणाम। भेदो अस्थि पर्वणाम मतलब कि अस्थि और पर्व में क्या देखने को मिलेगा, भेद देखने को मिलेगा। फिर संधि शूलम, संधियों में शूल देखने को मिलेगा, जो भी लार्ज जॉइंट रहेंगे वहां पे क्या देखने को मिलेगा, शूल देखने को मिलेगा। फिर बोला गया है मांस बल क्षयम, मतलब कि मांस के बल में क्षय मिलेगा, मतलब कि मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी। अस्वप्न, अस्वप्न मतलब कि इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं लगेगी रात को। फिर उसके बाद बल का भी क्षय देखने को मिलेगा, मांस क्षय है, बल क्षय है, ये सब देखने को मिलेगा। फिर संततता रुक, मतलब कि सतत क्या हो गए, वहां पे पीड़ा देखने को मिलेगी, हमेशा कंटिन्यूअस पेन देखने को मिलेगा बॉडी में। फिर उसके बाद बोला है मज्जा अस्थि कुपित अनिल, मतलब ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे जब मज्जा और अस्थि में कुपित अनिल, मतलब कि प्रकोपित अनिल, मतलब कि प्रकोपित वात जाके स्थान संश्रय करता है। तो इसके अलावा अस्थि शोष देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि धीरे धीरे क्षय होना चालू हो जाएगा, अस्थियों में शूल रहेगा, और मज्जा शोष, मज्जा बोन मैरो में भी डिप्लेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जब लक्षण देखने को मिलेंगे किसी भी व्यक्ति में, तो हम बोल सकते हैं कि उसको अच्छी मज्जागत वात है, और उसके अनुरूप ही हम उसकी चिकित्सा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल संधि, अस्थिगत और मज्जागत वात के बारे में। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द अस्थि संधि मज्जागत वात वो क्लियर होता है। होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है क्लियर हो गई होंगी। जो जो साक्षेप निदान बताए वो अच्छे से कर लीजिएगा, और सारी चीजें जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बताए बस उनके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया होना चाहिए कि वो चीज होता क्या है। जैसे कि अंश शोष हो गया, तो अंश शोष क्या होता है, जब क्या होता है अंश मूल की संधियों में यहाँ पे जो मांस होता है उसमें क्षय होता है, वहाँ के स्नायु प्रदेश में शोष होता है, तो उसको अंश शोष कहते हैं। तो इस तरह से बस एक ओवरव्यू होना चाहिए ताकि आपको अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो वो आप इजीली अटेंड कर पाए।
तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उन टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। और इसी तरह के फर्दर वीडियोस VMS फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।